चलो भाई हेलो हेलो हेलो। ठीक है भाई। ठीक है ना। हमारा टॉपिक है सेंटर ऑफ मास। ठीक है ना। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स और क्या बोलते हैं इसको, ये है भाई रोटेशनल मोशन वाला चैप्टर। ठीक है ना। इसमें हमारे पास में एक ये टॉपिक आता है सेंटर ऑफ मास, यानी कि शॉर्ट में अपन बोलेंगे इसको सीएम। अब पहले इसको समझते हैं कि ये जो सेंटर ऑफ मास होता है ये होता क्या है भाई। ठीक है ना, ध्यान देके पढ़ना भाई। ये सेंटर ऑफ मास क्या होता है। अ, रामायण देखी तूने, है ना। रामायण में रावण होता है ना, रावण और राम के युद्ध होता रहता है। ठीक है। तो जब युद्ध होता है ना तो राम जी जो हैं वह रावण को है ना बार बार तीर मार के और उसका सिर गिरा देते थे। ठीक है ना। पूरी रामायण है ना, मतलब है ना युद्ध चलता रह रहा है, युद्ध चलता रह रहा है। और ये इधर की साइड पे राम जी हैं। ठीक है ना। और ये इधर की साइड पे कौन है, ये इधर की साइड पे रावण है। ठीक है ना। इसके इतने सारे माते हैं। ठीक है ना, 12 माता का रावण जिसको अपन बोलते हैं ऐसा। अब ये राम जी क्या कर रहे हैं कि ये तीर से है ना, तीर से इसके है ना इस वाले सिर को उड़ा देते थे। तब भी ये देखा गया था कि ये रावण है ना ये जिंदा है। ठीक है ना, है कि नहीं भाई। ये बिल्कुल जिंदा रहता था। बार बार है ना राम जी है ना उसके सिर को काट देते थे, फिर भी वो जिंदा था। यानी कि इसकी जो मरने की, मतलब इसको जो जिंदा रहने की शक्ति थी ना, वो तो हम ये बोल सकते हैं कि उसके माथे पे नहीं थी, मतलब सिर पे तो नहीं थी। ठीक है ना। कहीं ना कहीं सिर के अलावा कोई दूसरी जगह पे थी। फिर राम जी के पास में है ना इस रावण का भाई था, क्या पता क्या नाम था उसका, विभीषण। ठीक है ना। विभीषण जी यहाँ आके, ठीक है ना, राम जी के पास आके विभीषण जी बोलते हैं कि आप है ना ये जो बार बार तीर लगा रहे हो ना, कहाँ पे, इसके सिर पे, वो बेरती जा रहा है, ये नहीं मरेगा। आप कितने भी तीर लगाते जाओ ये कभी नहीं मरेगा। ठीक है ना। फिर इसने कहा कि तो फिर इसको मारने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। फिर विभीषण ने इनको बताया राम जी को कि अगर इसको रावण को मारना है तो आप जो तीर है ना वह तीर डायरेक्ट इसकी नाभि पे चलाओ। कहाँ चलाओ, नाभि पे। ठीक है ना। नाभि का मतलब इसके यहाँ पर अपन बोल सकते हैं कि इसका जितना भी वह एक प्रकार से जो जन्म मरण का जो कहानी रहेगी वो कहाँ से मतलब रहेगी, वो मरेगा कहाँ पे, ये तब मरेगा जब जो तीर है वो कहाँ पे लगे, इसकी नाभि के ऊपर। ठीक है ना। अब जैसे ही राम जी ने यहाँ से तीर, ठीक है ना, राम जी ने तीर डायरेक्ट कहाँ पे लगाया, इसकी नाभि पे। नाभि पे लगाते ही ये क्या बोलते हैं, रावण जी। ठीक है ना। ये रावण जो है ये क्या होगा, मर गया। ठीक है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब अपने पास में इस रावण का सिर काट दिया था, इसका पैर काट दिया था, इसके हाथ काट दिए थे, ठीक है ना, इसकी गर्दनें काट दी थी, फिर भी रावण नहीं मरा था। रावण कब मरा, रावण मरा उसकी जब नाभि यानी कि उसकी टूंडी जो है ना वहां पर क्या लगाया, तीर लगाया, तब जाके मरा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि उस रावण का पूरा जितना भी जीव था ना एक प्रकार से, वो कहाँ पे, उसकी नाभि पे। ठीक है ना। बॉडी बॉडी के अंदर ही अगर अपने काटेंगे तो पूरी बॉडी के अंदर ही मतलब ऐसा पेन होता है कि मतलब सब जगह पेन होता है। लेकिन ये मरा कब, मरा तब जब अपन ने, राम जी ने जो तीर कहां पे लगाया, उसकी नाभि के ऊपर। तो अपन बोल सकते हैं कि इस रावण का, ये रावण की बॉडी है ना, इस रावण की बॉडी का पूरा जो जीव है ना वो कहां पे जगत, एक इसकी बॉडी के अंदर एक ऐसा पॉइंट था जहां पर इसका पूरा जीव है ना वह सेंट्राइज था या फिर वहां पर केंद्रित था। ठीक है ना। और इसी तरीके से ये फिजिक्स हमारे पास में है। और यहां पर अपन ने पास में जो टॉपिक है ना, कौन सा वाला, सेंटर ऑफ मास। ठीक है ना। वो भी ऐसा ही है। मास तो सब जगह ही होता है लेकिन अपने को क्या करना पड़ता है, एक जगह पे कंसिडर मानना पड़ता है। तो देखो यहां पर अपन क्या करते हैं कि जैसे मान लो भाई देवे हमारे पास में ना ये कोई एक बॉडी दे रखी है। ठीक है ना, ऐसे समझना, ये हमारे पास में क्या है, एक बॉडी है। इस बॉडी के अंदर, ठीक है ना, पूरी बॉडी है। इस बॉडी में सब जगह मास है, यहाँ पर मास है, यहाँ पर मास है, सब जगह मास है इसके अंदर। तो इस पूरी बॉडी के अंदर है ना मैं एक काम करता हूं कि मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐसे कंसिडर कर लिया, मान लिया मैंने। ठीक है ना, ये वाला। अब ये वाला जो पॉइंट हमने माना है, तो इस वाले पॉइंट के यहाँ पे, इस वाली जगह पे क्या हो रहा है कि इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे हमारे पास में सिचुएशन बनेगी। इस वाले पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट अपन ने कंसिडर कर लिया। अब एक बात बता कि यहां से अगर मैं कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, जैसे यहां पर इस वाली जगह पे, यहाँ पे हमारे पास में कोई ना कोई पार्टिकल है। इस वाले पार्टिकल का जो मास है वो अपन ने कितना मान रखा है, m1। ठीक है ना। और ये यहाँ से इस वाली जगह से और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो मैंने मान ली कितनी, r1।
फिर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक और पार्टिकल मान लेता हूँ इस वाली जगह पे। इस वाले पार्टिकल का मास कितना है हमारे पास में m2। ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी है हमारे पास में r2। ठीक है ना। इस तरीके से अपन बहुत सारे पार्टिकल्स ले लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास में कोई पार्टिकल्स होगा, इस वाले पार्टिकल्स का मास कितना माना अपन ने m3। ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी r3। इसी तरीके से यहाँ पर कोई पार्टिकल है, इस वाले पार्टिकल का मास अपन ने कितना माना m4, और ये वाली डिस्टेंस कितनी मानी, सॉरी mn मान लेते हैं, और इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी मानी अपन ने, rn। ठीक है ना। यहाँ पर एक शब्द सुनने को मिलेगा अपने को, मोमेंटम ऑफ मास। मोमेंट ऑफ मास, ठीक है ना। ये मोमेंट ऑफ मास क्या होता है? तो मोमेंट ऑफ मास अगर अपन बात करें, तो ये जो मास दिख रहा है ना ये वाला, ठीक है ना, यहाँ पे कोई पार्टिकल रहेगा, इस वाले पार्टिकल का कोई ना कोई तो मास होगा यहाँ पे। तो ये तो पूरा का पूरा सिस्टम है, ठीक है ना। इस सिस्टम के अंदर कोई पार्टिकल्स है, इस वाले पार्टिकल का जो मास है वो कितना है हमारे पास में m1। अब मोमेंट ऑफ मास क्या होता है कि अगर मैं इस मास को इस वाले डिस्टेंस से अगर मल्टीप्लाई करके लिख दूं, ठीक है ना, यानी कि हम लिखेंगे कि मास मल्टीप्लाई में डिस्टेंस, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में होता है क्या, मोमेंट ऑफ मास। ठीक है। अब सुन, अगर ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट जो आप लोगों को नजर आ रहा है, इस वाले पॉइंट के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना, अगर मैं यहाँ इस वाले बॉडी का अगर मोमेंट ऑफ मास निकालूं, तो इस वाली बॉडी का कितना मिलेगा, m1 r1 मिलेगा। इस वाली बॉडी का कितना मिलेगा, इस वाली बॉडी का मिलेगा, सॉरी बॉडी का क्या, इस वाले पार्टिकल का मिलेगा कितना, m2 को मैं कहीं से मल्टीप्लाई कर दूं, r2 से, तो यानी कि कितना हो जाएगा, m2 r2 हो जाएगा। इस वाले का अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका निकालेंगे m3 r3 हो जाएगा। इस वाले का निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा mn और rn हो जाएगा। अगर मैं ये जितने भी हमारे पास में मोमेंट ऑफ मास आए, अगर उनको सबको जोड़ दूं, ठीक है ना, यानी कि m1 r1 प्लस का इसका कितना हो जाएगा, m2 r2 प्लस का m3 r3, और प्लस डेट डेस लगा के प्लस यहाँ पे अगर मैं लिखूं mn और rn, और ये सब का सम इस वाले पॉइंट के रेस्पेक्ट में, ये जो पॉइंट नजर आ रहा है ना, इस वाले पॉइंट के रेस्पेक्ट में इन सब का सम अगर हमारे पास में कितना आ जाए, 0, ठीक है, तब इस वाले पॉइंट को अपन बोलते हैं सीएम। क्या बोलेंगे इसको, सीएम, यानी कि सेंटर ऑफ मास। तो सिंपल सी डेफिनेशन है सेंटर ऑफ मास की, कि ये यहाँ पे लिखी हुई है सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन, ठीक है ना, कि द पॉइंट इन अ बॉडी, कोई भी बॉडी या हमारे पास में सिस्टम है, द पॉइंट इन अ बॉडी और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, किसी पार्टिकल्स का सिस्टम है हमारे पास में, या पार्टिकल्स की कोई बॉडी है, ऑन विच द मास ऑफ, ठीक है ना, मास ऑफ होल बॉडी, मतलब पूरी बॉडी का जो मास है, कंसिडर्ड दिस पॉइंट, मतलब एक पॉइंट पे अपन क्या मानेंगे, कंसिडर मानेंगे, ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी, ठीक है ना, क्या मानेंगे अपन उसको, उस वाले बॉडी का सेंटर ऑफ मास मानेंगे, ठीक है ना। अगर हम दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो दूसरे तरीके से ये हो जाएगा, द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी, ठीक है ना, किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास, दैट पॉइंट, वो पॉइंट होता है जिसके चारों ओर, अराउंड विच द सम ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम नहीं है, मोमेंट है यहाँ पे, मोमेंट ऑफ मास ऑफ ऑल पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी इज 0, ठीक है ना। अभी मैंने बताया ना यहाँ पे कि हमारे पास में ये जो हमारे पास में मोमेंट ऑफ मास है, इन सभी पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ मास जो है, उन सब का सम किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के। तो वह जो पॉइंट मानेंगे, ये वाला पॉइंट मानेंगे, इस वाले पॉइंट के रेस्पेक्ट में निकाला अपन ने, तो इस वाले पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ मास बोलेंगे, ठीक है। अब अगर हम आगे चले, तो यहां पर हमारे पास में देखो, ये डेफिनेशन हो जाएगी इसकी दोनों, ठीक है ना, ये दोनों डेफिनेशन हो जाएगी, एक तो ये वाली, ये क्या वाली हो जाएगी। अब अगर अपन आगे चले, तो आगे हमारे पास में क्या मान के चले, देखो कि लेट m1 m2 m3 डेट डेश लगा के mn मास ऑफ द पार्टिकल ऑफ द बॉडी, ठीक है ना। अगर कोई बॉडी है, उस बॉडी के अंदर के मास जो हमने मान रखे वो कितने मान रखे, देखो यहाँ पर हमारे पास में m1 है, यहाँ पर हमारे पास में m2 है, यहाँ पर हमारे पास में m3, ये इस तरीके से डेट डेश लगा के इसके अंदर कितने पार्टिकल्स है, n पार्टिकल्स है, और n पार्टिकल्स का जो मास है वो हमारे पास में m1 m2 m3 डेट डेश लगा के mn है। इन पार्टिकल्स की जो पोजीशन वेक्टर है वो कितनी हमारे पास में r1, इसकी कितनी r2, और इसकी कितनी r3, इसकी कितनी rn हो जाएगी। वेक्टर लगा के लिख सकते हो आप लोग यहाँ पे, ये हमारे पास में इस तरीके से अपन इसको वेक्टर लगा के लिख देंगे, ये ऐसा, ठीक है ना। तो सुनो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हमारे पास में लेट m1 m2 m3 डेट डेट लगा के mn मास ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी, ठीक है ना, एंड r1 r2 r3 डेट डेट लगा के rn आर पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल्स विद रेस्पेक्ट टू c, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर, जैसे ये हमारे पास में डायग्राम है,
यहाँ पर मैं एक पॉइंट मान लेता हूँ ये वाला, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट मैंने माना सी। अब मैं क्या करता हूँ भाई यहाँ पे कि जैसे इस वाली जगह पे, ये यहाँ पे मैं एक कोई भी पार्टिकल मान लेता हूँ जिसका मास कितना है हमारे पास में m1। इस सी के रेस्पेक्ट में इसका जो पोजीशन वेक्टर है, ये वाला पोजीशन वेक्टर मैं मान लेता हूँ कितना r1, अभी मैंने पहले बता दिया। यहाँ पर अगर हमारे पास में कोई पार्टिकल है इस वाली जगह पे, इसका मास कितना है हमारे पास में m2, इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना है हमारे पास में m2 r2 वेक्टर हो जाएगा। एक पार्टिकल में यहाँ पे मान लेता हूँ, इसका पोजीशन कितना हो जाएगा m, मास कितना हो जाएगा m3, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वह कितना हो जाएगा हमारे पास में r3 वेक्टर हो जाएगा। एक पार्टिकल में यहाँ पे मान लेता हूँ, ठीक है ना, इस तरीके से मतलब ये वाला पार्टिकल मैंने माना mn, और इसका जो सी के रेस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर होगा वो कितना हो जाएगा rn वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब सुन, तो मैंने क्या कहा था कि अगर मैं इस वाले पार्टिकल के इस वाली डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करके लिख दूं, सी के रेस्पेक्ट में निकाल रहे, तो अगर मैं m1 को r1 से मल्टीप्लाई करूं तो अपने को क्या मिलेगा, मोमेंट ऑफ मास मिल जाएगा। तो इस सी के रेस्पेक्ट में इस वाले पार्टिकल का, इस वाले पार्टिकल का, इसका इसका जितने भी इसके सिस्टम के अंदर पार्टिकल्स हैं, उन सभी पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ मास अगर 0 हो जाए, तब इस वाले पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे, इस वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे भाई, इसको बोलेंगे अपन सेंटर ऑफ मास। ठीक है ना, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे कि मोमेंट ऑफ मास ये हो जाएगा हमारे पास में मास मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्टेंस हो जाएगी। तो अगर हम लिखेंगे पहले वाले पार्टिकल, ये जो है ना पहला वाला पार्टिकल, इसका ले लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, m1 r1 वेक्टर, प्लस का दूसरे वाले के लिए लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, m2 r2 वेक्टर, प्लस का m3 r3 वेक्टर, प्लस डेड लगा के प्लस का क्या लिख देंगे, mn rn वेक्टर इक्वल टू में कितना हो जाएगा 0। ये जो सभी हैं इनको अगर अपन समेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे, i इक्वल टू 1 से लेके n तक, और एम आई आर आई ये जितना भी चल रहा है ना इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो m1 r1 इसको लिखेंगे हम सिग्मा i इक्वल टू 1 से लेके यहाँ पर लास्ट कितना चल रहा है n तक, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा n लिखा। मैं इसको लिख सकता हूँ जनरल फॉर्म में एम आई और आर आई, और साथ में लगा दिया मैंने वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में 0। अब देखो यहाँ पर जब अपन इसको ओपन करेंगे ना, ओपन करने के बाद में अपने को वापस यही चीज मिल जाएगी। देखो हम आई की वैल्यू है ना, आई की वैल्यू क्या क्या लिख सकते हैं, आई की वैल्यू लिख सकते हैं अपन 1 से लेके n तक। आई की वैल्यू लिखूंगा मैं 1 2 3 4 5 और इस तरीके से आगे चलेगा, कहां तक चलेगा, n तक चलेगा। अब सबसे पहले मैं इसमें ये जो दिख रहा है ना, इसमें सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा 1, तो 1 लिखा तो मुझे क्या मिलेगा, m1 r1 मिलेगा। फिर ये जो सिग्मा है, सिग्मा का मतलब क्या होता है, प्लस लगाना, तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा प्लस, ये वेक्टर लगा दो यहाँ पे, ठीक है ना। फिर उसके बाद में मैंने 1 लिख ही दिया यहाँ पे, अब मैं क्या लिखूंगा, आई की जगह पे लिखूंगा 2, आई की जगह 2 लिखा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा m2 r2 और यहाँ पे लगा दूंगा वेक्टर। फिर वापस लगाएंगे ये सिग्मा का मतलब प्लस, फिर मैंने प्लस लगा दिया। फिर मैं आई की वैल्यू क्या रखूंगा 3, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा m3r3 और इसके ऊपर लगा दिया वेक्टर। फिर ऐसे चलता जाएगा और हमें लास्ट तक, ठीक है ना, n की वैल्यू क्या रखनी, सॉरी i की वैल्यू क्या रखनी n तक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस लगा के एम एन और आर एन और वेक्टर, और इक्वल टू में क्या चल रहा है भाई यहाँ पे 0, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है ना, यानी कि ये जो हमारे पास में फॉर्म है, इस वाली फॉर्म को अपन कैसे लिख सकते हैं, समेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसा लिख देंगे कि सिग्मा i इक्वल टू 1 से लेके n तक एम आई आर आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है ना, और ये जो हमारे पास में सी वाला जो पॉइंट है ना, सी इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम, ये जो सिस्टम है ना, इस वाले सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहां पे होगा, यहाँ पे हो जाएगा सी पे। ठीक है ना, अब आगे चले, यहाँ पे अब सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है ना, पहला ये दे रखा है इसने कि मास में और नोट में बी फिजिकली प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ मास। ठीक है ना, ये हमारे पास में ये दोनों ही सर्कल दिख रहे हैं, मैं थोड़ा सा इसको मतलब वो बना लेता हूँ, क्या बोलते हैं, ठीक है ना, ये हमारे पास में डिस्क हो जाएगी। ठीक है ना, ये डिस्क है, भरी हुई है भाई पूरी। ठीक है ना, तुम्हारी मम्मी रोटी बनाती है ना, वो वाली चीजें है। तो ये हमारे पास में यहाँ पर पूरा इसके ऊपर है ना, मतलब पूरा भरा हुआ है ऐसे इस तरीके से। ठीक है ना, ये इस तरीके से पूरा भरा हुआ है, तो ये पूरा भरा हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, इस तरीके से पूरा भर देते हैं इसको। ये डिस्क है हमारे पास में, और वो जो दिख रहा है वो हमारे पास में है रिंग। ठीक है, सर्कल है वो। अब ये जो बोलना चाह रहा है ना, तो इसका क्या मतलब है, इसको अपन समझते हैं। ठीक है ना, ये पूरा भरा हुआ है यहाँ पे। अब एक बात बताओ भाई कि अगर हम यहाँ पे, ठीक है ना,
इसका सेंटर ऑफ मास देखे, तो सेंटर ऑफ मास देखेंगे तो कैसे मान के चलेंगे, सिमेट्रिक बॉडी है ना, सिमेट्रिक बॉडी का सामान्यतः सेंटर ऑफ मास जो होगा वह किस तरीके से निकाल लेंगे, ठीक है ना, इसको भर ही देते हैं पूरा, ये इस तरीके से ये पूरा भर जाएगा, ठीक है ना। ये क्या बन गई भाई, रोटी बन गई, ठीक है ना। या रोटी बनाने का जो वो होता है यंत्र, यंत्र तो क्या मतलब चकला, है ना, वो वाली चीज हो गई है, ठीक है भाई। तो इस तरीके से अब एक बात बता भाई, छोटी सी बात, ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान देना, ये हमारे पास में रोटी या चकला। अब देखो इसमें क्या है कि पूरी जगह पे है ना, मतलब क्या हो रहा है, मास है, सब जगह मास है। अब यहाँ पे अगर मैं इसका सेंटर ऑफ मास मानूं तो जनरली कहाँ मानूंगा, इसका जहां पर सेंटर होगा ना वहां पे मान लेता हूं मैं सेंटर ऑफ मास, मान लेंगे। ये यहाँ पे क्या है हमारे पास में सेंटर ऑफ मास है, ठीक है ना, किसका, इस वाली शक्ति का, या फिर अपन इसको बोलेंगे डिस्क, ठीक है ना। ये जो डिस्क है, इस वाले डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास का है वो यहाँ पे। और ये जो हमारे पास में सर्कल या जो रिंग है ना, इस वाले रिंग का जो सेंटर ऑफ मास कहाँ है वो भी कहाँ मानेंगे अपन, यहाँ पे बीच में सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। ये अपन ने क्या माना, इसका सेंटर ऑफ मास माना। अब मुझे एक बात बताओ भाई कि ये यहाँ पे इस वाली जगह पे हो जाएगा सेंटर ऑफ मास। अब मुझे एक बात बता रहा हूँ कि ये जो जहां पर सेंटर ऑफ मास है ना, जो अपन ने माना है, क्या इस जहां पर हमने सेंटर ऑफ मास माना है वहां पर एक्चुअल में मास है या फिर नहीं है, बिल्कुल मास है यहाँ पे, ठीक है ना। इस वाली जगह पे सेंटर ऑफ मास के ऊपर खुद मास है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं इस वाली जगह पे, तो क्या इस जहां पर अपन ने सेंटर ऑफ मास माना है वहां पर मास है क्या, नहीं है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर एक बहुत प्यारी सी चीज लिखी हुई, ध्यान रखना है आप लोगों को कि मास में और नोट में बी फिजिकली प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ मास, यानी इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि सेंटर ऑफ मास के ऊपर मास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये बात समझ में आ जाएगी, ये हमारे पास में क्या है बच्चों, डिस्क है। डिस्क में अगर अपन बात करें तो यहाँ पर ये अपन ने इसका सेंटर ऑफ मास मान रखा है, तो सेंटर ऑफ मास के ऊपर मास है, जबकि ये हमारे पास में एक सर्कल है, या फिर अगर अपन बात करेंगे तो ये रिंग है। इस वाली रिंग का जो सेंटर है, सेंटर ऑफ मास, वो कहाँ माना जाएगा बच्चों, यहाँ माना जाएगा। तो इस सेंटर ऑफ मास के ऊपर मास ही नहीं है, यानी कि यहाँ पर अपन बोल सकते हैं कि मास नॉट प्रेजेंट, ठीक है ना, मास नॉट प्रेजेंट। जबकि यहां पर क्या है भाई, इस वाली जगह पे, इस वाली जगह पे यहां पे मास इज प्रेजेंट, मास इज प्रेजेंट। इतने बात समझ में आई आप लोगों को, ठीक है ना। यानी कि सेंटर ऑफ मास के ऊपर मास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इतनी कहानी समझ में। अब अगर आगे चले, ये बोल रहा है कि द सेंटर ऑफ मास कैन बी एनीवेयर, ठीक है ना, इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी, ठीक है ना। सेंटर ऑफ मास जो है वो बॉडी के अंदर भी हो सकता है और बॉडी के बाहर भी हो सकता है। तो अगर हमारे पास में ये जो रिंग है, इस रिंग का सेंटर ऑफ मास अगर मैं देखूं तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां माना जाएगा बच्चों, अंदर, ठीक है ना, इसका सेंटर पे। और ये एल टाइप के अगर हमारे पास में कोई रोड है तो इस एल टाइप के रोड का सेंटर ऑफ मास कहां माना जाएगा बच्चों, कहीं ना कहीं बाहर माना जाएगा इस तरीके से। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। चलिए अगर हम आगे बात करते हैं तो यहां पर आता है कि सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना, सेंटर ऑफ मास इज रिलेटेड टू मास, ठीक है ना। जो सेंटर ऑफ मास होता है वो किससे रिलेटेड होता है, मास से, ठीक है ना। यानी कि सीएम जो है सेंटर ऑफ मास, ये हमेशा रिलेट होगा, ठीक है ना, किससे रिलेट होगा, मास से, ठीक है ना। जबकि जबकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज रिलेटेड टू वेट ऑफ बॉडी, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है। मास जो होता है, बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो तो किससे रिलेटेड होता है, मास से। जबकि अगर अपन बात करें सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है किसी भी बॉडी की, वो किससे रिलेटेड होती है, बॉडी के वेट से होती है, ठीक है ना। अब जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि जो सेंटर ऑफ मास होता है ना, ये सेंटर ऑफ मास क्या होता है, ये होता है हमारे पास में सिग्मा I इक्वल टू 1 से लेके और यहाँ पर कितना होता है एन तक, और हम क्या लिखते हैं MI/RI, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू कितनी है कि हमारे पास में 0, ये होता है हमारे पास में सेंटर ऑफ मास। अगर मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में बात करूं, ठीक है ना, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है यानी कि बॉडी का भार, ठीक है ना, तो उसके बारे में बात करेंगे तो ये अपने को मिलेगा सिग्मा, ठीक है ना, I इक्वल टू 1 से लेके और एन तक, ये अपने को मिलेगा बच्चों कितना
आर आई वेक्टर क्रॉस में अपने को मिलेगा एफ आर वेक्टर या एफ आई वेक्टर, क्या मिलेगा, एफ आई वेक्टर, ठीक है ना। और अगर आप सॉरी एफ नहीं मिलेगा, ये मिलेगा टो वेक्टर मिलेगा, टो, ठीक है, ये अपने पास में होगा टो वेक्टर, ठीक है ना, आर आई वेक्टर, और ये हो जाएगा हमारे पास में कितना, टो वेक्टर, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन ये टो आई वेक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये होता है, और ये भी किसके इक्वल होगा हमारे पास में, जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास में सेंटर ऑफ ग्रेविटी। उसके बाद में अगर अपन बात करेंगे फॉर बॉडी ऑफ नॉर्मल साइज के अगर कोई बॉडी है, तो उस नॉर्मल साइज की बॉडी का सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी वह दोनों एक ही पॉइंट पे मानी जाएगी। यानी कि अगर अपन बात करें तो जैसे हमारे पास में ये सर्कल है या रिंग है, इस वाली रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होगा वह कहाँ होगा, यहाँ पे, इस वाली जगह पे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास में इसका सेंटर ऑफ मास, ठीक है। और इस वाली बॉडी का अगर मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखूं तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कहाँ पे रहेगा, इस वाली जगह पे, यानी कि सेंटर ऑफ, ये हो जाएगा हमारे पास में ग्रेविटी। तो नॉर्मल साइज की जो बॉडी होती है ना, उन बॉडी के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास बोथ आर कंसिडर्ड एट द सेम पॉइंट। तो उन दोनों का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास जो होता है वो बॉडी के किसी भी एक पॉइंट पे क्या मान लेते हैं, कंसिडर मान लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अगर अपन बात करें तो मैं यहाँ पर एक चीज लिखूं कि जैसे हमारे पास में ये मैंने बनाया रेक्टेंगल, ठीक है ना, ये वाला क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल। इस वाले रेक्टेंगल का अगर मैं सेंटर ऑफ मास ढूंढूं तो अपन जनरली बात कर लेते हैं कि जैसे मैं इसका डायगोनल मिला दूं ऐसे, और इसका डायगोनल मिला दूं मैं ऐसे। अब इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे, इस जगह पे, ये क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास। तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो भी कहाँ पे माना जाएगा, इस वाली जगह पे माना जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास में COG, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है ना। कुछ बातें याद रखनी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी किससे रिलेटेड होती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिलेटेड होती है किससे, वेट से, और जबकि सेंटर ऑफ मास किससे रिलेटेड होता है, मास से रिलेटेड होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ आगे चले तो हमारे पास में आता है सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू पार्टिकल। तो दो पार्टिकल जो है, दो पार्टिकल का जो सेंटर ऑफ मास है उसका अगर वो निकालना है अपने को, ठीक है। तो ये हमारे पास में एक छोटा सा है, इसको फिर अपन कल पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है भाई, ओके।